मचाने के लिए पैदा हुआ है, तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है, क्यों गुमनाम गुमशुदा बैठा है। उठ पहचान अपने आप को, उठ पहचान अपने आप को, तेरे अंदर भी एक तूफान बैठा है। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य विज्ञान स्थली अकेडमी पर। मैं मौसिम सर आज बच्चों आपके लिए कुछ लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? एकदम गरम गरम ठंडी का माहौल है। देखते हैं क्या है। पीछे देखो क्या है। सेट नंबर 2 2020 फिजिक्स क्लास 10th अनसॉल्व पेपर। तो बच्चों टाइम को खराब ना करते हुए, अच्छा करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है। खंड का बच्चा जो पढ़ाया जाएगा एकदम बेसिक से ज़बरदस्त और इसमें फंसेगा ज़रूर। चलिए देखते हैं। खंड का बच्चा कहता है पहला क्वेश्चन, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। एक अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों? अगर बात करते हैं हम लोग, यहाँ देखिए, ये मान लो अपने पास एक अवतल लेंस है। एक अवतल लेंस है बच्चों, ये देखिए, मान लो वस्तु को हमने इधर ही कहीं रखा बच्चा। पहला, अगर मान लो ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा था बच्चों, लेकिन टकराने के बाद क्या लगेगा, ये फोकस से आ रहा है। और दूसरा बच्चा ऐसे लगेगा ये कहाँ जा रहा है बच्चों, वक्ता केंद्र की ओर। तो कुल मिला के आप देखते हैं इमेज इधर ही बन रहा है। इमेज क्या बन रहा है बच्चों? तो आप बताओगे क्या, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा? क्योंकि आगे तो मिलेगा नहीं। हमने तीर को पीछे की ओर बढ़ाया है। तीर को आगे तीर निकल गया था तो उसको हम पीछे की ओर बढ़ाए हैं, क्योंकि बच्चा रियल तो मिल नहीं रहा था, तो वर्चुअली मिल रहा है। तो आप कहोगे आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो याद रखिएगा बच्चों, अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है। आपका विकल्प नंबर क्या है? 3 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। हमने आपको पढ़ाया बच्चों, दूरदृष्टि दोष के कारण नेत्र गोलक का व्यास क्या हो जाता है, घट जाता है। फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब फोकस जाके कहां हो जाता है बच्चों, रेटिना के पीछे। अतः आप कहोगे दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है कहां बच्चों, कहां बच्चों, कहां बच्चों, रेटिना से पीछे। आइए, रेटिना से पीछे या रेटिना के पीछे। अब बहुत बढ़िया सवाल है आपके सामने। कहता है 2 चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई व व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो कहता है श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। क्या सवाल है बच्चों, देखते हैं। हम बात करते हैं बच्चों, बात करते हैं, एक अलग पेज लेते हैं, फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। 2 चालक तार हैं जिनके पदार्थ की लंबाई और व्यास बराबर है, उनको एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, एक बार समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो कहता है कि उनके ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो बड़ा ही अच्छा सवाल है। देखते हैं, एक नया पेज लेके बच्चों, एक नया पेज लेके हम आपको बताते हैं। देखिए, नया पेज लेते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पर मान लो अपने पास वो तार है, एक तार ये है बच्चों, जिसके पदार्थ की लंबाई क्या है, L है, व्यास कहाँ है, D है। तो जब बच्चा व्यास बराबर है तो इसकी त्रिज्या भी बराबर होगी। और 2 पदार्थ हैं, इसकी भी लंबाई क्या है बच्चों, L है, व्यास इसका भी वही है। चलिए, इसके प्रतिरोध को मान लेता हूँ R1 है और इसके प्रतिरोध को मानता हूँ बच्चों R2 है। एक चीज़ देखते हैं, आपने पढ़ा था बच्चों किसी ज़माने में मौसिमों ने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? R1 बराबर बच्चों लिख सकते हो, R1 बराबर रो L1 बटा A1 या L बटा A, क्योंकि दोनों में सेम ही है। अगर इस तार के लिए ये है बच्चों और दूसरे तार के लिए देखिए रो, इसका भी तो वही बनेगा, क्योंकि दोनों बराबर ही है, इसका एरिया भी बराबर है, सब कुछ। तो बच्चों समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं क्या मिलता है। 1 व 2 से हमने देखा बच्चों दोनों बराबर है, तो R1 बराबर क्या, R2 बराबर R लिख सकते हैं। इसका मतलब बच्चों दोनों तारों के, दोनों पर जो तार था उसके जो पदार्थ है, दोनों का प्रतिरोध क्या है, समान है। अब कहता है एक बार इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। चलो बताना बच्चों, चलो R1 R2 श्रेणी क्रम में है, तो बताओ, आप जानते हो ना, RS लिख देते हैं, सीक्वेंस। तो आप लिखोगे R1 प्लस क्या बाबू, R2
तो बताओ R1 R2 को मान लो आप R, क्या मान लो R। तो बताओ R प्लस R तुम्हारे ऊपर करेंगे FIR, R प्लस R बराबर बच्चों 2R। चलिए अब क्या कहता है, इसको पैरेलल कर दो यार, पैरेलल करो। बड़ा मजाक कर रहा है सवाल, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में। आइए मुस्कुराइए और लहराइए, सवालिये को बर्बाद करिए। इहु आर है, इहु आर है, तो बच्चा आरपी पूछ रहा, आर पैरेलल। क्या पूछा बच्चों? आर पैरेलल। तो आप जानते हो R1 इंटू R2 बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2। देखने में छोटा था बच्चा, लेकिन सवाल मजा ही था। R गुड़े R, R गुड़े R, नीचे में भैया R 2R, एक R से बर्बाद हो गया, R/2। ये आपका क्या मिला बच्चों? जब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया 2R मिला है समांतर। अब देखिए उष्माओं का अनुपात, तो आपने किसी जमाना में पढ़ा था बच्चों उष्मा निकालने का सूत्र I²RT, याद होगा। चलिए अब देखिए HS लिख देते हैं, मतलब सीक्वेंस में, IHP लिख देते हैं बच्चों पैरेलल में। तो बताइए I²T दोनों बराबर ही रहेगा तो बच्चा आप खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या? उसका देखिए 2R और इसका R/2। इसका R से R कैंसिल, 2 दूना 4, 4:1, 4:1। उम्मीद करते हैं बच्चों एकदम क्लियर है। स्क्रीनशॉट मारिए, फिर चलते हैं अपने जो फर्स्ट पेज पे थे वहीं चलते हैं। उम्मीद करते हैं एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम पीछे आते हैं बच्चों। जिए तो जिए, कैसे जिए बच्चों? ऐसे जिए। ऑप्शन नंबर 4:1 एकदम करेक्ट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते हैं, फिर मजा लेते हैं। चलिए आगे आते हैं। कहता है बिजली के बल्ब के तंतु का फिलामेंट जो होता है, आपको भली बात पता है बच्चों, 12 बजे रात को कोई उठा के आपको झकझोर के पूछेगा तब भी आप बताओगे सर जी टंगस्टन। किसका बताओगे बाबू? टंगस्टन। चलिए याद रखिएगा। अब आ गया सवाल, मजे ही सवाल है। एक दिया है, देखिए एक माध्यम ए दिया है, माध्यम 2 दिया है बच्चा। एक प्रकाश की किरण जो है माध्यम ए से माध्यम बी में जा रहा है और यहाँ का कोण दिया है, याद रखिएगा यहाँ वाला कोण दिया है। और आपतन कोण तो आपको पता ही नहीं है, यहाँ पर ये आपतन कोण है, यही निकालना पड़ेगा। आपसे पूछता है चित्र देखकर बताइए कौन माध्यम सघन कौन माध्यम विरल। तो बच्चों देखते हैं क्या होता है। आप यहाँ से देखिए, पहले आपतन कोण निकालिए। ये पूरा कोण कितना बाबू? 90 डिग्री। कितना? 90 में 60 घटाया हमने 30 पाया। I बराबर 30 डिग्री हो गया बच्चों, और I बराबर 30 हो गया। तो बताइए R बराबर कितना है? 45 डिग्री। बताइए। अब यहाँ से पता ये चल रहा है बच्चों, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकी नहीं है, भगी है। तो जब अभिलंब से दूर जाएगी तो इसका मतलब बच्चों ये विरल माध्यम बनेगा, ये सघन बनेगा। तो आप बताओगे माध्यम एक क्या है बच्चों? माध्यम ए सघन, और माध्यम बी क्या है बच्चों? माध्यम बी विरल है, क्योंकि प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटी है। माध्यम ए सघन, माध्यम बी विरल। अब आपसे कहता है माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। चलिए एन बी बराबर बच्चों आपतन कोण, पहले माध्यम में आपतन कोण बटा दूसरे माध्यम का अपवर्तन कोण। उम्मीद करते हैं एकदम क्लियर मामला चल रहा है बच्चों। चलिए तो आपका आपतन कोण कितना बच्चों? sin 30 अंश, sin 30 अंश बटा sin 45 अंश। जी तो 1/2, 1/√2, ये ऊपर जाएगा, मुस्कुराएगा, मुस्कुरा के आपका आंसर देगा। क्या देगा? ये 1/√2। नोट करो बच्चों, ये क्लियर एकदम। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या है? प्रश्न नंबर 2 का था, 2 नंबर का था। आगे बढ़ते हैं। चले, कहता है किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेमी दूरी पर दिखाई देता है, तो इस दोष को संशोधित करने के लिए लेंस की प्रकृति और क्षमता क्या होगी? हमने कुछ बताया था आपको। उसको दूर देखने में तकलीफ नहीं बच्चों, उसको नज़दीक देखना है। मतलब वो 80 सेमी तक देखता है, 80 सेमी के पहले नहीं देख सकता है, तो उसको आपको कहाँ दिखाना पड़ेगा? 25 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं बच्चों। तो आप लिखोगे
कहाँ उसका इमेज बनता है, देखिए स्पष्ट देखता है, स्पष्ट देखता है, तो उसको कहाँ तक दिखाई देता है, इसका मतलब इमेज कहाँ तक बनता है बच्चों, क्या लिखोगे -80 सेमी, याद रखिएगा -80 सेमी। और दूरदृष्टि दोष में हमने बताया था उसको देखना कहाँ तक होता है बच्चों, u बराबर माइनस, तुम नौटंकी शुरू कर दिया बच्चों, अभी इसको भगाता हूँ, चलो हटो 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 हटो, तुम भी भाग जाओ, चलो आराम से बढ़िया चले। चलिए देखते हैं। देखिए b बराबर कितना बच्चों, जहाँ तक उसका इमेज बन रहा है -80 सेमी, और उसको देखना कहाँ तक है 25 तक, u बराबर कितना बच्चों -25 सेमी। और आपको पहले फोकस पता करना है कहाँ पर फोकसित होता है। चलिए अब देखते हैं बच्चों लेंस सूत्र, लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, बोलो क्यों, यूं मार पीट दूंगा इसको मैं, चलो -1/80 -1/80, अब माइनस माइनस ही बनेगा प्लस, 1 बनेगा बच्चों 25। अब देखते हैं क्या होता है, चलिए अब देखते हैं क्या होता है। चलिए -25 1 के 25 और 80 1 के 80, और नीचे क्या हो गया आपको 25 गुणे 80, पच्चीस गुणे 80, क्या यार क्या कर रहा है। चलिए बच्चों देखते हैं, घटा दो इसको, 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 7, 7 में से 2 जाएगा 5, और यहाँ देखिए 25 गुणे कितना बच्चों 80 बराबर कितना अपने पास है 1/f। अच्छा बताओ, अब आपको पता चल चुका है f की वैल्यू कितना बच्चों 25 गुणे 80, अब बटा कितना, बटा कितना बच्चों 55, 11 बचे 5 ग्राम में, और 5 बचा कितना बच्चों 25। चलिए देखते हैं, 5 गुणे 11 सते 77, 3 बचेगा बच्चों, 11 दूना 22, लगभग इतना। तो देखते हैं लगभग में, तो 5 दूना 10, 5 7 35, 35 1 36, लगभग आप मान के चलिए 36 सेंटीमीटर फोकस आया लगभग में। चलिए ये हो गया, तो आपसे पूछता क्या है बच्चों लगभग, देख लीजिएगा थोड़ा सा और होगा। चलिए अब फोकस, ये तो पता चल गया फोकस दूरी धनात्मक है, फोकस दूरी धनात्मक है, धनात्मक है, अर्थात लेंस कैसा रहेगा, अर्थात लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगी बच्चों, बहुत तेज क्वेश्चन पूछता है इससे, बहुत तेज क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत तेज आता है बच्चों, ये एकदम हमेशा क्लियर रखना अपने पास, मिलेगा जरूर, गारंटी है एकदम। अर्थात लेंस की प्रकृति उत्तल है। चलिए इसकी क्षमता की बात कर लेते हैं बच्चों, क्षमता P बराबर होगा 1/f। चलिए तो 1/f की वैल्यू पहले से ऑलरेडी यहाँ निकाल लें हम लोग, 55 गुणे 25 गुणे 80, तो इस सेमी में आएगा बच्चों। तो ये पूरा आपका अगर सेमी में थे या तो यही कर देते हैं, सेमी में रहेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको मीटर में करना है, तो 100 का जब भाग देंगे तो ये पलट के ऊपर आ जाएगा। 25 चौका बनेगा 100, अब 20 चौका बनेगा 80, ये आएगा आपका 55/20,
4 दूना 8, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, लगभग 2.7 डायोप्टर। उम्मीद करते हैं बच्चों एकदम क्लियर है। स्क्रीनशॉट मारिए। तारे क्यों टिमटिमाते हैं सुनिए बच्चों। वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं। क्यों? देखिए, जब तारों से जो प्रकाश की किरणें निकलती है बच्चों, आपको पता है वायुमंडल की 5 परतों से होकर पृथ्वी तक पहुंचती है। तो बच्चों हर परत से उसका क्या होता है, बार बार अपवर्तन होता है, और बार बार अपवर्तन होने के कारण हमको वो अपने मार्ग से विचलित नजर आते हैं। इसके कारण हमको लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं। तो आप मेन कारण लिखोगे बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। बाकी हमने जो बताया वो लिख देंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए, 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, चलिए फोकस दूरी कितना दिया है, ऐसे लिखेंगे, दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी बच्चों फोकस दूरी। चलिए, F बराबर अवतल का माइनस लिखा जाता है क्योंकि बाएं ओर पड़ता है, -30 सेंटीमीटर। और बच्चों वस्तु की लंबाई h बराबर मान लो, मुख्य अक्ष के ऊपर होता है 2 सेंटीमीटर। फिर कहता है एक वस्तु 15 सेमी फोकस दूरी वाले 15 है, सॉरी 15 सेमी फोकस दूरी वाले, कहता है 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु। u बराबर बच्चों वस्तु की दर्पण से वस्तु की दूरी, आप समझते रहिएगा, हिंदी लिखिएगा इसका। अब -30 सेंटीमीटर हमेशा आपको v निकालना है बच्चों, v निकालना है और h डैश निकालना है और प्रकृति बतानी है। तो चलिए हम देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, हमें हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी, क्या हो गया यार। चलिए 1/f = 1/v + 1/u। देखिए दर्पण है बच्चों इस बार। चले -1/15 और इसका 1/v -1 इतना। तो जब पक्षांतर करोगे बच्चों इधर लाओगे तो ये प्लस बन जाएगा, बराबर कितना 1/v। एलसीएम इसका बन गया 30, 15 दूना 30, 30 इक्के 30, बराबर कितना बच्चों 1/v। तो 1/v = कितना हो गया -1/30। अब बताओ बच्चों, तो b की वैल्यू क्या आ गई -30। -30 से ये पता चलता है कि ये कहाँ है, बाईं ओर है। बच्चों आप लिखोगे प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु की ओर, या वस्तु पर ही बन रहा है बच्चों, उसी जगह वस्तु पर ही, वस्तु के नीचे लिख लो। वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। अब देखिए बराबर है क्या है, देखते हैं हम बाद में। अब बताओ बच्चा, उसकी लंबाई पता करनी है। तो आप जानते हो आवर्धन का सूत्र क्या होता है बच्चों, हमने पढ़ा था m बराबर -b/u अपान बच्चों h डैश अपान h पढ़ा था। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से हाइट कैसे निकलता है। h डैश, h की वैल्यू कितना बच्चों 2, 4 नंबर का सवाल है बच्चों एकदम। h डैश अपान 2 अब -v की वैल्यू बच्चों -30 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, तो h डैश बराबर -2।
तो बच्चों वस्तु की लंबाई भी उतनी है। तो बताओगे प्रतिबिंब की वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर। वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई ऐसे बताओगे आप, प्रतिबिंब की लंबाई प्लस 2 सेंटीमीटर। आया तो माइनस में है लेकिन 2 सेंटीमीटर होगा। चलिए 4 नंबर लीजिए अपने पिटारे में, आप स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया वर्ण विक्षेपण क्या समझते हो। तो वर्ण विक्षेपण क्या चीज़ होता है बच्चों, जब प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से गुजरती हैं तो वह प्रिज्म के अंदर एक क्वालिटी होता है, वह प्रिज्म को 7 रंगों में विभक्त कर देता है और ये प्रकाश की किरणें 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इसी घटना को ही क्या कहते हैं बच्चों, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एक चित्र आपको दिखा देते हैं, हम चित्र बना के दिखा देते हैं। देखिए मान लो अपने पास एक प्रिज्म है और यहाँ से बच्चों एक प्रकाश की किरण जानी थी इसको, लेकिन ये जैसे प्रिज्म के ऐसे जानी थी इसको, लेकिन जैसे ये प्रिज्म प्रवेश की है बच्चों, ये 7 रंगों में क्या हो गई, बट गई। यहीं से अपने मार्ग से ये क्या हो गई है, विचलित हो गई। देखिए अब बच्चों जब ये अपने मार्ग से विचलित हो गई तो कौन सी किरण ज़्यादा विचलित है, कौन सी 7 रंगों में विभक्त हो गई। देखिए बच्चों 7 रंगों में ये विभक्त हो गई। देखिए वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे ज़्यादा अपने मार्ग से विचलित कौन होता है, बैगनी। सबसे कम कौन होता है, रेड। और उसके बाद आप श्रृंखला बना लोगे। यही घटना क्या कहलाती है बच्चों, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। कहता है 60 वाट 220 दुई बल्ब हैं। देखिए पहला बल्ब, पहले बल्ब के लिए, देखिए पहले बल्ब के लिए क्या क्या करना होगा हमको। देखिए पहले बल्ब की शक्ति दिया है 60 वाट और उसका वोल्टेज भी दिया है बच्चों 220 वोल्ट। तो आप जानते हो P बराबर होता है V²/R। तो हमने यहाँ कर दिया ये चीज़। देखिए तो मैं यहाँ से R1 निकालना चाहूँगा। R1 बराबर लिखेंगे V1² तो बाबू देखते हैं V1², V1 कितना है 220 × 220 और नीचे P1 की वैल्यू कितना आपके पास है 60 है। चलिए ये हमने इसको कैंसिल कर दिया। 22 हमें होता है 484 और एक 0 लगा दिया, नीचे कर दिया 6। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या रहेगा बच्चा, अगर मैं इसको 2 से काटता हूँ और 2 3 6 हो जाएगा और 2 दूना 4 और 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 शून्य 0। कितना हो गया बच्चों 24 20 बटा कितना 3 ओम। चलिए इतना छोड़ देते हैं, इसी छोड़ते हैं इसको, बाकी तो कटेगा। और दूसरे के लिए, दूसरे बल्ब के लिए, दूसरे बल्ब के लिए हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना। आगे दूसरे बल्ब के लिए बच्चों R2 बराबर वही सेम कंडीशन 220 वोल्ट × 220 वोल्ट अपान भैया 100 यों कर दिया। क्या कर दिया, यों बराबर आ गया 484 ओम। मुंह खोलो बच्चों, बक्का से बोलो बच्चों। चलिए आपको मिल गया। अब आगे बढ़ता है, कहता है इन दोनों प्रतिरोधों को 220 वोल्ट के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं भी जोड़ देता हूँ, आप भी जोड़ देना। तो डांस करने लगा बच्चों। बदलाव चाहता है सरकार, बदलाव मांगती है। चलिए तो हमने बच्चों, अभी नौटंकी करोगे उठा के फेंक दूंगा।
ये दो प्रतिरोध है बच्चों, ये प्रतिरोध R1, ये प्रतिरोध R2। इसको हम ले जाके कनेक्ट करता हूँ यों से, ये ले जाके इससे कनेक्ट कर दिया। कई वोल्ट का है? 220 वोल्ट। चलिए आपसे पूछता है करंट क्या होगा यार, इसमें करंट पूछता है आपसे। आपको हमने बताया था बच्चों श्रेणी क्रम में करंट का मान क्या होता है? समान होता है। तो चलिए हम पहले इसका सीक्वेंस निकालते हैं। टोटल RS बराबर क्या रहेगा? बताओ बच्चों, RS बराबर यहीं से कॉमन करते हैं, काटेंगे नहीं इसको। RS बराबर देखिए यहीं से बनाते हैं इसको, 400 देखिए ये यहीं से बना रहे हैं हम, इतना 484/6 इतना करना है बच्चों। एक ये है प्लस क्या है? प्लस दूसरा क्या है आपके पास? 484। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 484 कॉमन करता हूँ। इधर देखिए, इधर बचेगा 10 और प्लस ई बनेगा 6 और नीचे आ जाएगा बच्चों 6। देखते हैं RS बराबर मिल गया 484 गुणे 16 बटा बच्चों 6। अब बताइए आप, I बराबर आप जानते हो करंट का मान B बटा R। तो B की वैल्यू कितना बच्चों? 220। R की वैल्यू 484 गुणे 16 और ये ऊपर चला जाएगा। चलिए 22 में, अब बताइए ऊपर बना बच्चों 60 और नीचे 16 गुणे 22। चलिए 4 चौको 16, 15 चौका कितना हो गया? 60। अब बच्चों 15/88 आप डिवाइड कर लेंगे, ये आपका आंसर होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है किसी चालक, इसी का अथवा था बच्चों, किसी चालक के प्रतिरोध से क्या समझते हैं? तो आप बताओगे किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने अंदर से प्रवाहित धारा का विरोध करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? पहला पॉइंट लिखेंगे, प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है। यदि तापमान को बढ़ाया जाए बच्चों, प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। पहला कंडीशन। तार की लंबाई बढ़ाने पे, चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, घटाने पे घट जाएगा। दूसरी बात, क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध का मान घटता है, धारा का मान बढ़ता है। बस 3 कंडीशन आप लगा दीजिए, हो गया आपका। इन्हीं कारकों पे ये डिपेंड करता है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, आप लिख लेंगे उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है R1 R2 3 प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। तो चलिए हम जोड़ के देख लेते हैं। माना 3 प्रतिरोध है बच्चों आपके पास, इसको हमको डेरिवेशन करना था। चलिए देखते हैं, मज़ा आ जाएगा। बहुत ज़रूरी से है बच्चों, ये सब याद रखिएगा, एकदम तैयार हमेशा। एक प्रतिरोध हमने ये ले लिया, देखिए इसका कॉम्बिनेशन हम कर देते हैं बच्चों किसी सेल से। देखिए ये प्रतिरोध आपके पास R1 है, ये प्रतिरोध आपका R2 है, ये प्रतिरोध क्या है? R3 है, ये प्लस टर्मिनल है, ये पूरा वोल्टेज क्या है? I। तो आपको पता है बच्चों, पता है कि यहाँ से आपका करंट निकलेगा, यहाँ करंट आएगा, यहाँ आएगा, लेकिन करंट यहाँ से बटना शुरू करेगा। इधर से I1 मान लो, इसमें मान लो I2, इसमें मान लो I3। अब बच्चों यही करंट फिर निकलेगा I1, इधर से क्या I2, इधर से फिर आपका I3, अब फिर बच्चों ये बाहर आ जाएगा। चलिए आपको बताया गया था बच्चों समांतर क्रम में जो विभवांतर होता है सेम होता है। इसका मतलब बच्चों इसके सिरों का विभवांतर B होगा, इस प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर B है, इसके भी सिरों का विभवांतर B है और इसके भी सिरों का विभवांतर B है। तो आप लिखोगे क्या? लिखोगे माना, ध्यान से सुनना बच्चों, लिख नहीं रहे हम। माना 3 प्रतिरोध R1 R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं
और इसके पूरे संयोजन को हम एक सेल से जोड़े हैं जिसका विभवांतर क्या है, V है। आप लिख दो सेल से विद्युत धारा I प्रवाहित होती है जो कि बिंदु A, मान लो इसको, बिंदु A से 3 भागों में बढ़ जाती है। प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा I1 है, R2 में प्रवाहित धारा I2 है और R3 में प्रवाहित धारा I है। तो बच्चों और इनके विभवांतर क्या है, समान है। तो हम करते हैं बात, अब जो अलग हो बच्चों उसी को बनाना है। तो चलिए ओम का नियम लगाते हैं। निगमन उसको लिख लीजिएगा हिंदी आप लोग। देखिए पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा बाबू मजा आ जाएगा। बताओ I1 बराबर क्या लिखोगे, B/R1 पहले में, क्योंकि ओम के नियम से। बच्चा दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I2 बराबर B बटा क्या बच्चों, R2। चलिए तीसरे प्रतिरोध में मजा आ जाएगा। इसको श्रेणी और समांतर एकदम रेडी रखिएगा। तीसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा बच्चों, चलिए I3 बराबर क्या लिखोगे, B/R3, इक्वेशन 3। तो चलिए अतः परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, कुल धारा बताइए बच्चों, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। चलिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, I1 I2 I3 सब का मान रखते हैं, यहाँ रख देते हैं यहाँ। तो चलिए I की वैल्यू जब रखोगे टोटल V और उसका बच्चों टोटल रेजिस्टेंस क्या RP मान लो, और ये बन जाएगा B/R1 V/R2 और तीसरा बन जाएगा बच्चों B/R3। चलिए एक चीज़ देखते हैं, V ऊपर से कॉमन है बच्चों, यहाँ V मिल जाएगा, कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 1/RP बराबर मिल जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही कहा था बच्चों निगमित करने के लिए, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि यही इतना कहा है तो हम इसी छोड़ देते हैं बच्चों। ये 4 नंबर में था, स्क्रीनशॉट मारिए, इसको हमेशा के लिए तैयार रखिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या है, इसी में है, इसी क्वेश्चन में टच है। वो जो क्वेश्चन है अगला देखिए, कहता है निम्नलिखित चित्र में बिंदुओं A व C के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलिए हमने बताया था बच्चों, जब करंट अगर एक ही रास्ते में जाए, करंट को दूसरा रास्ता ना मिले तो समझ जाना श्रेणी है और रास्ता मिलेगा तो क्या है, समांतर। तो चलिए बच्चे इन दोनों को एक ही रास्ता है तो दोनों को हम श्रेणी में जोड़ेंगे, इन तीनों को क्या करेंगे, समांतर में, फिर क्या बच्चों, श्रेणी में। चलिए तो पहले हम बात करते हैं बच्चों, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, वो पॉइंट C है। तो हमको AB पहले A व B के बीच, चलिए RAB बराबर बच्चों लिख सकते हैं हम लोग 2 ओम प्लस 3.5। तो बच्चा 5.5 ओम ये मिल गया। चलिए RAB हो गया। अब देखते हैं बच्चों, अब बताएंगे आप, वहाँ लिखेंगे 2 ओम 6 ओम 6 ओम किस क्रम में है बच्चों, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। चलिए तो बच्चा तुल्य प्रतिरोध अब उसका देखते हैं, 1/R' ले लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, 1/R'। तो 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/6। एलसीएम क्या बनेगा बच्चों, एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम क्या बनेगा, 6 2 3 6 1 प्लस 1 बच्चों 5/6। तो बताइए R' बराबर कितना मिल गया, 6/5। अब आपका चित्र कैसा हो जाएगा, अब ये चित्र आपका ऐसा मान लो,
अब आपका ये C हो गया बच्चों, ये बन गया आपका A। अब ये दोनों मिलके क्या बने हैं 5.5 ओम, और ये तीनों मिलके क्या बने हैं बच्चों 6/5 ओम। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो आप बता दो, तो A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध। मजा आ गया। चलिए RAC दिखा देते हैं बच्चों। अब बताओ दोनों किस क्रम में है, श्रेणी में। तो 5.5 प्लस बच्चों इसको जब डिवाइड करेंगे 5 1 के 5, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। अब बताइए आप 5 2 कितना हो गया 7, 5 1 6, 6.7 ओम आपका क्या है तुल्य प्रतिरोध है। ये बच्चा आपका सेट 2 क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, इसको कम से कम आप 2 बार अपने आप से हल करिएगा। इसमें से लगभग 4 क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक प्रतिरोधों का संयोजन है और जो निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष पे सवाल है, ये सवालें हर चीज़ें मतलब ये कॉन्सेप्ट हमेशा पूछा जाता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया समझ में आया होगा। बहुत मेहनत के साथ इस वीडियो को बनाए हैं बच्चों। आप लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट करने से हमको ये पता चलता है बच्चों कि आपको कैसा लगा, लेकिन आप लोग एकदम शांत होकर बैठे हैं। तो बच्चों आप हमारे साथ लगे रहिए, आपको पूरा हम सेट करवाएंगे। फिजिक्स में पूरा पूर्णांक आएगा, हमारी गारंटी है। आज मैं जितने साल से पढ़ा रहा हूँ हर साल बच्चा ऐसा हुआ नहीं हो पूर्णांक ना आया हो फिजिक्स में बच्चों का। जब पेपर दे के बच्चे लौटते हैं तो बस यही कहते हैं सर फिजिक्स सबसे सरल था। तो वो सरल नहीं था बच्चों, उसको हमने सरल बना दिया। आपने मेहनत हमारे साथ करके उसको सरल बना दिया। तो बच्चों आप देखिए, पूरा पढ़िए से पढ़िए, तैयार करिए। फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर हम मिलेंगे, फिर नया सेट लाएंगे। तो बच्चों जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना ज़बरदस्ती जिंदा है। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।